नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश कोर के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा बच्चों कि ये जो इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर जारी किया गया है, ये आपका आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये तीनों स्ट्रीम के लिए आपका एक ही मॉडल पेपर जारी किया गया है। और प्रत्येक साल ऐसा होता है कि तीनों स्ट्रीम के लिए आपका एक ही मॉडल पेपर जारी किया जाता है, जिस प्रकार से इंग्लिश कोर का आपका एक ही मॉडल पेपर जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग गलतफहमी में मत रहिएगा कि आर्ट्स के लिए आपका अलग मॉडल पेपर है, साइंस और कॉमर्स वालों के लिए आपका अलग मॉडल पेपर नहीं, तीनों के लिए आपका एक ही मॉडल पेपर जारी किया गया है, क्योंकि आप लोगों को तीनों को आपको एक ही बुक, एक ही सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, इस वजह से। और सिर्फ आपका एग्जाम जो होता है ये आपका अलग अलग दिन होता है। एक दिन आपका आर्ट्स वालों का अलग दिन एग्जाम होता है और साइंस और कॉमर्स वालों का एग्जाम आपका एक ही दिन अलग दिन होता है। ठीक है, क्लियर हो गए? तो चलिए शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल गिरता है। यानी कि जो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है ये किस साइड से किस साइड तक गिरता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि जो उत्पादन संभावना वक्र है, ये उत्पादन संभावना वक्र किससे कहा जाता है। तो देखिए, उत्पादन संभावना वक्र उस वक्र को कहा जाता है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के उन संयोगों को प्रकट करता है जिनका अधिकतम उत्पादन दिए गए संसाधनों पर हो सके, उसी का कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। और ये किस प्रकार से होता है, यहाँ पे मैं बना देता हूं। देखिए, इस प्रकार से आपका उत्पादन संभावना वक्र होता है। ये आपका मूल बिंदु हो गया, ये आपका उत्पादन संभावना वक्र होता है। तो देखिए, इधर हो गया आपका बायां, इधर हो गया आपका दायां। यानी कि जो उत्पादन संभावना वक्र होता है, इसका जो ढाल होता है ये आपका बाएं से दाएं की ओर गिरता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बाएं से दाएं। ठीक है, इस क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इससे जो रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और तो पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपका उत्पादन संभावना वक्र है ना, ये आपका मूल बिंदु की ओर कैसा है, तो मूल बिंदु की ओर यहाँ पे आपका धंसा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर होता है तो कैसा होता है। तो देखिए, ये जो धंसा हुआ इसी को क्या कहते हैं, अवतल कहा जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, नतोदर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो उत्पादन संभावना वक्र है ये आपका मूल बिंदु की ओर अवतल, तो इसी को आपका नतोदर भी कहा जाता है। इस तरह से आपका होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और इसी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, उसी को आपका उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो ये आपका उत्पादन संभावना वक्र का ढाल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। पहले ये हम लोग समझते हैं कि सीमांत उपयोगिता किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर इसको ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, जब हम किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं तो उससे जो आपका कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन देखने को मिलता है ना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपका सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, जो सीमांत उपयोगिता है इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा TU बटा डेल्टा Q होता है। ठीक है, ये आपका सीमांत उपयोगिता का फार्मूला होता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला होता है। डेल्टा, ये जो त्रिभुज तरह का बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और ये क्या दर्शाता है, तो ये परिवर्तन दर्शाता है, यानी कि कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसको जो कुल उपयोग की जो मात्रा होती है, उपभोग की जो मात्रा होती है, उसमें परिवर्तन से जब भागा दे दिया जाता है तो इससे जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, क्यू का मतलब क्या हुआ, क्यू का मतलब होगा उपभोग की गई मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया डेल्टा क्यू का मतलब। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो सीमांत उपयोगिता को कैसे निकाल सकते हैं, तो डेल्टा TU बटा डेल्टा Q के माध्यम से इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीचे दिए रेखा चित्र में मांग की लोच है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी रेखा चित्र दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि मांग की लोच
क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मांग की लोच होगा ना, इस तरह से जब होता है तब मांग की लोच क्या होती है, आपका ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर आपका 1 होता है, यानी कि मांग की लोच आपका इकाई के बराबर होता है। ठीक है, इसको और अच्छा से हम समझते हैं अभी यहाँ पे फिगर के माध्यम से, इससे और भी क्या रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले देखिए क्या हो जाएगा, इकाई लोचदार होगा यानी कि यूनिट इलास्टिक हो जाएगा। क्लियर है, ईडी बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ इसको हम लोग दो तरह से बता सकते हैं, इसको दो तरह से समझ सकते हैं। यहाँ से आप एक रेखा कीजिए, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से इधर आपका एक्स अक्ष में मिला दीजिए, फिर यहाँ से आपका एक रेखा खींचिए, फिर इसको आपको एक्स अक्ष में मिला देना है। तो यहाँ पे ये जो दूरी और ये जो दूरी होगा ना भैया, यानी कि प्राइस और जो यहाँ पे मांग में जो परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों को भागा देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1 के बराबर रह जाएगा। मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा, वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका 1 के बराबर होता है। और अच्छा से हम लोग समझते हैं, देखिए आप तो सिंपली आप लोग याद रख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एक वहाँ पे इस तरह का रेखा दे दिया, एक आपका इस तरह से दे देगा, हो सकता है एग्जाम में इस तरह से दे दे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरह से दे दे, तो आपका इस तरह से दे दे। ठीक है, तो किस किस तरह से रेखा बनता है उसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, और कब आपका इलास्टिसिटी यानी कि मांग की लोच का मान कब क्या होता है उसको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, इस फिगर को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए कब 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 कहाँ पे आपका मांग की लोच का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपका इस तरह से था, जब इस तरह से सीधा आए ना, इस तरह से सीधा आए, वहाँ पे जो मांग की लोच होती है यानी कि ईडी बराबर होता है आपका 1 होता है, यानी कि इकाई के बराबर मांग की लोच होती है। ठीक है, बस इसको हम लोग क्या करें, थोड़ा सा कर्व कर दें इस तरह से, तो यहाँ पे जो ईडी का मान होता है ना, ये क्या होता है आपका 1 से बड़ा होता है। ठीक है, और बस थोड़ा सा इस तरह से कर दें, इस तरह से रेखा रहे, ठीक है, इस तरह से मांग का वक्र रहे, वहां पे जो आपका मांग की लोच का मान होता है ये आपका 1 से कम होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। और जब ये आपका एक्स अक्ष के समांतर हो, जब ये आपका एक्स अक्ष के समांतर हो, वहां पे ई का मान जो होता है इन्फिनाइट होता है। ठीक है, यानी कि मांग की जो लोच होती है ये आपका पूर्णतः क्या होती है, पूर्णतः लोचदार होता है। और जब ये आपका वाई अक्ष के समांतर हो जाए, ये आपका वाई अक्ष है तो इस तरह से हो जाए, इस तरह से वाई अक्ष के समान, यानी कि ई की जो वैल्यू है ये आपका 0 हो जाए, वहां पे क्या हो जाता है, ये आपका पूर्णतः बेलोचदार हो जाती है मांग की लोच। ठीक है, आप लोग यहां से भी याद रख सकते हैं, जब ई की वैल्यू जो होती है 1 से बड़ा होता है तो उससे क्या कहते हैं, सापेक्ष लोचदार। ठीक है, पूर्णतः लोचदार कहते हैं। फिर आपका ई की वैल्यू जो होता है 1 से कम हो जाता है, उसे कहते हैं सापेक्ष बेलोचदार। ठीक है, आपका ई की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होता है, उसे इकाई लोचदार कहते हैं। ई की वैल्यू जब 0 के बराबर होता है पूर्णतः बेलोचदार कहते हैं। ई की वैल्यू जब इनफाइनाइट होता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णतः लोचदार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जब ई का वैल्यू किस तरह से होता है उसे क्या कैसा मान का लोच कहते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह का रेखा रहे तो आप लोग समझ जाइएगा, एकदम सीधा रहे तो सीधा रहे तो ई के वैल्यू आपका 1 होता है। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इधर यानी कि आपका ई एक्स एच वाई एच के समांतर थोड़ा सा झुका देंगे, यानी तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 1 से कम हो जाएगा। ठीक, इधर बढ़ा दें तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 1 से ज़्यादा हो जाएगा। और थोड़ा सा और आपका एक्स एच के समांतर कर दें तो ई की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से इधर वाई एच के समांतर कर दें तो ई की वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है। देखिए मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है, मॉडल पेपर का मतलब होता है जिस तरह से हम लोग घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से जो क्वेश्चन बनाता है आपके बोर्ड एग्जाम वो उससे पहले आपको मॉडल पेपर बनाता है कि इस तरह का क्वेश्चन भैया हम पूछेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ये मॉडल पेपर में आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का मतलब समझ रहे ना, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मॉडल पेपर में दिया है आपका दे दे कि अब दे देगा आपका कि एक्स अक्ष के समांतर दे देगा, तब क्या बोलिएगा कि ई की वैल्यू इन्फिनाइट होगा। और ई का वैल्यू इन्फिनाइट मतलब पूर्णतः लोचदार। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आघात को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए पहले यहाँ पे आपका 2 न्यू वर्ड आया हुआ है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है पहले उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए पहला वर्ड है आघात और दूसरा वर्ड है आपका निर्गत। देखिए आघात का मतलब होता है इंग्लिश में इनपुट, यानी कि जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन जैसे आपका हो गया श्रम हो गया, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, पूंजी के ही अंतर्गत आपका कच्चे माल, मशीन, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो आघात का मतलब क्या हुआ, उत्पादन के साधन। और निर्गत का मतलब क्या हुआ, उत्पाद, यानी कि जो उत्पादन के साधन से जो प्रोडक्ट बन करके निकला उसे क्या कहते हैं, निर्गत कहते हैं। मानते हैं चलिए उत्पादन के साधन में आपका एक कच्चा माल है। ठीक है, इस कच्चे माल से कोई नया प्रोडक्ट हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया चली इसको क्या कहेंगे, तो इसके सिंपल सी भाषा में प्रोडक्शन कहेंगे, यानी कि उत्पादन कहेंगे। कोई भी वस्तु के कच्चे माल से हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे नया वस्तु बना रहे हैं, आघात से निर्गत कर रहे हैं, इनपुट से आउटपुट बना रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, उत्पादन कहेंगे, यानी कि प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
उत्पादन। क्लियर है बच्चों? ये सिंपल उत्पादन का डिफिनेशन है कि आघात को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि किसी परिवर्ती साधन L का औसत उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यानी कि जो आपका एवरेज प्रोडक्शन होता है इसका सूत्र क्या होता है, सो आपसे पूछ रहा है। तो इसका सूत्र होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है Q बटा L, यानी कि Q यहाँ पे क्या है, Q है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कुल उत्पाद की क्वांटिटी। कुल उत्पाद को जब हम लोग, L का मतलब हुआ कुल श्रमिक, ठीक है, कुल उत्पाद को हम लोग जब कुल श्रमिक से भाग देते हैं तो इससे जो भागफल निकल करके आता है उसी को कहते हैं आपका एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका Q बटा L हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन पर प्रदर्शित करता है। तो देखिए पूर्ति का नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे आपका मतलब जैसे जैसे आपका ये दाम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आपका पूर्ति भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सप्लाई भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसको इससे कौन से फलन यानी कि कौन से फंक्शन के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये आपका एस बराबर होता है फंक्शन ऑफ पीपी मतलब हुआ प्राइस, यानी कि जो सप्लाई है ना बच्चों ये आपका प्राइस पर डिपेंड करता है, सो बोलने का मतलब हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि मांग के नियम को निम्नलिखित में से कौन से फलन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए डिमांड का जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है उसमें जो आपका कौन से फंक्शन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो याद रखिएगा डी बराबर होता है उसमें आपका एफ और आपका पी। इस प्रकार से आपका मांग के नियम को प्रदर्शित किया जाता है, इस तरह से इस फंक्शन के द्वारा इसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिमांड भी आपका प्राइस पर ही निर्भर करता है, सो कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था। तो ये किसने प्रस्तुत किया था, तो ये आपका मार्शल ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्शल ने ही उत्पादन को समय के हिसाब से 3 भागों में बांटा हुआ था, अल्पकालीन उत्पादन, अति अल्पकालीन उत्पादन और आपका दीर्घकालीन उत्पादन, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है, यानी कि जो एकाधिकारी बाजार होता है उसमें जो आपका मूल्य विभेद पाया जाता है, यानी कि प्राइस में डिफरेंट पाया जाता है, इसका मुख्य शर्त क्या है उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसका मुख्य शर्त है आपका बाजार का पृथक होना, यानी कि जो आपका एकाधिकार बाजार है उसमें क्या होता है, उसमें मात्र आपका एक फर्म होता है, यानी कि जो उत्पादन करता होता है मात्र आपका एक होता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक मुख्य शर्त है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका क्रय शक्ति में भिन्नता, यानी कि जो परचेजिंग पावर है इसमें आपका वेरिएशन यानी कि अंतर पाया जाता है, इस वजह से भी। तीसरा इसका जो है आपका मुख्य शर्त है कि मांग की लोच में भिन्नता, यानी कि जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें भी आपका वेरिएशन पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, ये भी इसका मुख्य शर्त है, यानी कि ये तीनों इसका मुख्य शर्त है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है, यानी कि जहां पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, ऐसे बाजार में जो मांग वक्र होता है ये कौन सा वक्र को ही मांग वक्र कहा जाता है, सो आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, तो देखिए प्रतिस्पर्धा रहित यानी कि कहां पे कंपटीशन नहीं होता है, जहां पे आपका एक ही दुकान हो, ठीक हो, यानी कि एक ही फर्म जहां पे होता है वहां पे आपका कंपटीशन नहीं होता है, यानी कि कहने का मतलब हुआ एकाधिकार में। ठीक है, एकाधिकार में जो एकाधिकार बाजार है उसमें आपका जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, तो देखिए यहां पे मैं बना देता हूं। देखिए जो एकाधिकार बाजार है उसमें आपका इस प्रकार से आपका मांग वक्र होता है। ठीक है, ये हो गया आपका AR एवरेज रेवेन्यू हो गया, ये हो गया आपका MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। तो ये जो आपका AR होता है ना, एवरेज रेवेन्यू होता है ना, यानी कि औसत आगाम वक्र होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, इस यही आपका डिमांड वक्र के रूप में काम करता है, यानी कि मांग वक्र यही आपका होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका औसत आगाम वक्र, यानी कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में जो मांग वक्र होता है ये आपका औसत आगाम वक्र को ही आपका मांग वक्र होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपका एक ही होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि ये जो पुस्तक है इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को आपका J.M. किन्स ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक को कब लिखा था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा 1936 में। कब, 1936 में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी देश में दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित
अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका, इसे क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी देश है मान लीजिए, ठीक है, तो इस देश के सीमा के अंदर जो आपका एक वर्ष में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और तो सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है, तो वस्तुओं और सेवाओं के जो अंतिम मूल्य होता है उनके योग को क्या कहा जाता है? उसके योग को आपका जीडीपी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को, कब? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी को पूछता कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इससे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था और आपका स्थापना कब हुआ था? 1935 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में से कौन से तत्व है? तो देखिए जो खुली अर्थव्यवस्था है ना, उसमें जो सामूहिक मांग के तत्व होते हैं, ये आपका उपभोग भी होता है, निवेश भी होता है, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात भी होता है, यानी कि ये सभी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगर बंद अर्थव्यवस्था पूछता तो उसमें सिर्फ आपका निवेश और आपका उपभोग होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है? तो देखिए वास्तविक निवेश का मतलब एक हुआ जो एकदम फ्रेश हो, एक तरह से पुराना ओल झोल वाला काम ना हो, ठीक है। जैसे कि पुराना घर खरीद लिए तो उसे वास्तविक निवेश नहीं कहेंगे। शेयर बॉन्ड खरीद लिए, पार्टनरशिप में कुछ काम कर लिए, ठीक है, तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? उसे भी आपका वास्तविक निवेश नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे हम नया भवन बना लिए, नया गाड़ी बना लिए, ले लिए, तो उसे क्या कहेंगे? जो न्यू चीज हो, फ्रेश चीज हो, उसको हम लोग वास्तविक निवेश एक तरह से कह सकते हैं, शॉर्ट में आप लोग समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका शेयर खरीदना। देखिए शेयर खरीदने का मतलब हुआ कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी में आपका उसका हिस्सेदारी 100% है, ठीक, उनमें से आप कुछ हिस्सेदारी पैसा देके खरीद लेते हैं 1-2%, तो हिस्सेदारी खरीद ले, मतलब पार्टनरशिप निभा रहे हैं, तो ये क्या होगा? वास्तविक निवेश नहीं होगा ना। उसके बाद देखिए पुरानी फैक्ट्री का खरीदना, नहीं, इसमें पहले से कोई व्यक्ति ने निवेश किया था फिर आप उसको खरीद लें, तो ये भी आपका वास्तविक निवेश नहीं होगा। उसके बाद है भवनों का निर्माण, यानी कि जो न्यू आप भवन बना रहे हैं उसे हम लोग वास्तविक निवेश कहेंगे। क्योंकि इसमें पहले ना ही कोई निवेश किया है, ना ही इसमें कोई पार्टनर है, ठीक है, तो ये आपका वास्तविक निवेश हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात ये जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बैंकों में जमा खाता खोलना, क्योंकि देखिए ये भी आप वास्तविक निवेश नहीं आएगा, क्योंकि पैसा जमा करेंगे फिर कुछ दिन बाद निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये भी वास्तविक निवेश में नहीं आता है। वास्तविक निवेश में आपका आ जाएगा भवनों का निर्माण करना, रोडों का निर्माण करना, इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? यानी कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख किया गया है? तो कौन से, किसमें? तो याद रखिएगा ये आपका अनुच्छेद 112 में, किसमें? अनुच्छेद 112 में आपका बजट का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 112। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दीर्घ काल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देगा यदि। तो कोई भी फर्म यानी कि कोई भी कंपनी आपका उत्पादन कब बंद करता है? जब वो लॉस में जाए, यानी कि जब उसे घाटा होने लगे तब वो उत्पादन को क्या करता है? बंद कर देता है। और उसे घाटा कब होता है? देखिए घाटा कब होता है? जब कोई भी प्रोडक्ट वो बनाया तो उसका जो एवरेज कॉस्ट है, यानी कि जो आपका औसत लागत है, उससे कम दाम में जब उसका प्रोडक्ट यानी कि उसका सामान बिकता है तब उसे आपका घाटा होता है। यानी कि कह सकते हैं जब प्राइस यानी कि जो कीमत है इसका जो आपका एवरेज कॉस्ट से जब आपका कीमत कम हो जाता है तब उसे क्या हो सकता है? घाटा होने लगता है। और घाटा होने लगने के कारण वो क्या करता है? अपना फर्म को यानी कि अपना उत्पादन को बंद कर देता है, ठीक है। तो कब बंद करेगा? जो एवरेज कॉस्ट है यानी कि औसत लागत है उससे कम हो जाए उसका प्राइस, ठीक है, तब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राइस जब क्या हो जाए? कम हो जाए एवरेज कॉस्ट से, तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए कर यानी कि जो टैक्स होता है बच्चों, ये आपका दो तरह का टैक्स होता है। एक होता है आपका प्रत्यक्ष कर जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर जिसे इंग्लिश में आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। देखिए प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं, ये दोनों को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं
हैं जिसे हम दूसरे के ऊपर नहीं टाल सकते हैं। जिसके ऊपर लगाया गया है उसी को उस टैक्स को देना पड़ेगा, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स का मतलब क्या हुआ, आप अगर 10 लाख रुपया कमा रहे हैं तो सरकार को आपको 20% टैक्स देना होगा। तो जो कमा रहा है उसी व्यक्ति को यह टैक्स देना पड़ेगा ना, ये दूसरे के ऊपर नहीं टाल सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका इनकम टैक्स होता है ये आपका प्रत्यक्ष कर में आ जाता है। जैसे और आपका हो गया निगम कर, निगम कर भी आपका प्रत्यक्ष कर में आ जाता है। ठीक है, ये आपका प्रत्यक्ष कर समझ में आ गया। अब देखिए अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं समझिएगा। अप्रत्यक्ष कर इसके जस्ट उल्टा है। इसमें जो टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा ये दूसरे के ऊपर टाल दिया जाता है। जिसे आपका उत्पादन कर हो गया। मान के चलिए हम एक कलम का उत्पादन किए, 4 रुपया कलम का दाम है, 1 रुपया टैक्स लग गया तो 5 रुपया हो गया। तो 5 रुपया क्या 1 रुपया जो टैक्स है ये हम देंगे नहीं, हम उत्पादन किए, जो ये प्रोडक्ट को खरीदेगा भाई उसको इसको टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ रहे ना, हम दूसरे को ऊपर टाल दिए। तो जिसे दूसरे के ऊपर टाला जा सकता है जैसे सीमा शुल्क हो गया, उत्पादन कर हो गया, बिक्री कर हो गया। ठीक है, तो ये सब जो टैक्स होता है इसे आपका अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपका उपहार यानी कि गिफ्ट टैक्स आ जाता है, इनकम टैक्स आ जाता है और ये आपका बिक्री कर तो आपका अप्रत्यक्ष में आ जाता है। ठीक है, तो ये और बी इसका दोनों करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपको 1944 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं, फिर इसके बाद इसके जो आंसर हैं इसको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, देखिए मुद्रा की पूर्ति का मतलब ये हुआ कि एक फिक्स टाइम में बाजार में जो मुद्रा की मात्रा है उसी को क्या कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। ठीक है, तो बाजार में जो मुद्रा की मात्रा है तो इसमें कमी कब हो सकती है, सो आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका बैंक दर में कमी। पहले ये बताइए कि बैंक दर का मतलब क्या होता है, ये आपको समझिए, समझ ले जाइए। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोग आसानी से कर जाइएगा। देखिए बैंक दर का मतलब होता है जिस प्रकार से हम लोग बैंक से कर्ज लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से बैंक भी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे रिजर्व आरबीआई से आपका बैंक भी कर्ज लेता है। तो आरबीआई बैंक को जिस रेट से, ठीक है, आरबीआई बैंक को जिस रेट से कर्ज देता है उसी दर को क्या कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। अच्छा, हम लोग जो कर्ज का रेट है, बैंक को जिस रेट से कर्ज मिलता है इसमें हम लोग कमी कर देंगे तो बैंक क्या करेगा, ज्यादा वहां से कर्जा उठाएगा, और ज्यादा आरबीआई से कर्जा उठाएगा तो क्या करेगा, अपने यहाँ जो कस्टमर है यानी कि जो पब्लिक है उसको भी ज्यादा पैसा देगा, ज्यादा कर्जा देगा, और सब लोग ज्यादा कर्जा लेगा तो बाजार में क्या हो जाएगा, ज्यादा पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बैंक दर में कमी करने से क्या मुद्रा की मात्रा में, मुद्रा की पूर्ति में कमी हो रही है, नहीं ना हो रही है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है आपका नगद आरक्षी अनुपात, जिसे हम लोग CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है कि देखिए कोई भी अगर आप बैंक खोल रहे हैं तो आपको जितना भी आपके पास पैसा है उसका कुछ % आपको आरबीआई के पास जमा रखना होगा, ताकि आप बैंक अगर बंद करके भाग जाएं तो आप कंगाल हो जाएं तो वहां से जो पब्लिक का पैसा वो वापस कर सके आरबीआई। ठीक है, कुछ पैसा वापस कर सके, तो इसी को आपका कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं कि कुछ पैसा क्या होता है सभी बैंकों को आरबीआई के पास आपका जमा रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग वृद्धि कर देंगे, यानी कि मान के चलिए 100 रुपया बैंक के पास है, हम नियम बनाए हैं कि 4% आपको क्या करना पड़ेगा, 4% आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, यानी कि 4 रुपया आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब इसको हम लोग बढ़ा करके क्या कर देंगे, आपका 5 रुपया कर देंगे, यानी कि 5 रुपया आपको आरबीआई के पास रखना होगा। तो पहले जो बैंक के पास आपका 96 रुपया बचता था, अब कितना बचेगा, 95 रुपया बचेगा, और 95 रुपया बैंक के पास बचेगा तो बैंक क्या करेगा, लोगों को कम पैसा देगा, यानी कि कम लोन देगा। इससे क्या हो जाएगी, बाजार में मुद्रा की पूर्ति यानी कि मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसे अगर नगद आरक्षी अनुपात यानी कि CRR में इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो मुद्रा की मात्रा में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्लियर है, किससे कमी होगा समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात अगला ऑप्शन था कि आपका आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों की करेगा तो पैसा देगा, फिर बाजार में पैसा आएगा तो पैसा बढ़ जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, मतलब इकोनॉमिक्स में आपको ना एकदम प्रत्येक जो वर्ड है ना ये आप समझते जाइएगा ना तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बाकी बात इकोनॉमिक्स जो हम लोग आसपास देखते हैं ना, अपना आसपास जो हमारी अर्थव्यवस्था उसी के बारे में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में वित्तीय वर्ष की काल अवधि क्या है। देखिए वित्तीय वर्ष को आपका लेखा वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में जो लेखा वर्ष की अवधि होती है ये आपका
1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अर्थव्यवस्था आपका 3 प्रकार का होता है, एक हो गया आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा हो गया आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है इन दोनों का मिक्सचर जिसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, इसमें जो उत्पादन के स्वामित्व होता है किसी एक व्यक्ति यानी कि निजी स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, ठीक है, निजी व्यक्ति के निजी स्वामित्व के हाथ में होता है, ठीक है। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसमें जो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है यानी कि इसमें जो मालिक होता है ये आपका सरकार होता है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें कुछ आपका उत्पादन के साधन निजी व्यक्ति के हाथों में होता है और कुछ आपका सरकार के हाथों में होता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए पूछा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, यानी कि अभी अभी आपको बताएं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं ये किसी खास व्यक्ति यानी कि निजी हाथों में होता है, इसका मालिक होता है आपका एक व्यक्ति, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, यही आपका सत्य है कि उत्पादन के जो साधन ऊपर होते हैं वो आपका निजी स्वामित्व होता है, ठीक है। तो यही आपका सत्य है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी दर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बेरोजगारी दर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, बेरोजगारी दर बराबर क्या होता है, बेरोजगारी दर बराबर होता है बेरोजगारों की संख्या, क्या होती है, बेरोजगारों की संख्या, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, बेरोजगारों की संख्या बटा कुल श्रम शक्ति, यानी कि कितने लोग आपका काम करने योग्य है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, कुल श्रम शक्ति कहते हैं, कितने लोग काम करने के लोग इच्छुक हैं, ठीक है, और इंटू 100 ये होता है आपका बेरोजगारी दर का फॉर्मूला। तो देखिए बेरोजगारों की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा सर 10,000 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10,000 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे नीचे क्या था, कुल श्रम शक्ति, तो कुल श्रम शक्ति कितना हुआ, 2 लाख व्यक्ति रोजगार में है और 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है, यानी कि 2,10,000 कितना, 2,10,000 आपका क्या हो गया भाई साहब, ये कुल श्रम शक्ति हो गया। अब इसको 100 से गुणा कीजिए, 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ से कट गया। अब देखिए यहाँ पे 3 को जीरो है, ठीक है, और यहाँ पे पहले 2 जीरो ऊपर से कटा और 2 जीरो यहाँ पे कट गया। अब कितना बचा, तो बोलिएगा सर 100 बटा 21 बचा, कितना बचा, तो 100 बटा आपका 21 बच गया, यानी कि 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4.7 या तो 8 इस तरह से कुछ आएगा, जो कि अप्रोक्स आपका 5% के बराबर होता है। इसको 100 को आप 21 से भागा दीजिएगा तो 4 पॉइंट कुछ 8 या तो 7 कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, जो कि आपका अप्रोक्स कितना होता है, 5% के बराबर होता है। तो कह सकते हैं बेरोजगारी दर कितना है, 5%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मुद्रा के स्थितिक और ज्ञात्मक कार्यों को विभाजन किसने किया था, तो किसने किया था, तो यह आपका पॉल एजिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है। देखिए आय के जो वृत्ताकार प्रवाह मॉडल है इसमें आपका 2 तरह का प्रवाह होता है, ठीक है, एक हो गया आपका वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह और दूसरा होता है आपका मुद्रा का प्रवाह। वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को आपका वास्तविक प्रवाह कहते हैं और जो मुद्रा का प्रवाह होता है उसे आपका मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा था वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो आज रखिएगा इसे आपका वास्तविक प्रवाह कहते हैं। अगर पूछे कि मुद्रा के प्रवाह को क्या कहते हैं तो उसे आपका मौद्रिक प्रवाह कहते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मुद्रा ने दूर किया, तो मुद्रा के आने से कौन सी कठिनाइयां दूर हुई थी, तो इसे आपका वस्तु विनिमय की जो प्रणाली में जो कठिनाइयां थी ये आपका दूर हुआ, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां दूर हुई। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयां थी, तो बोलिएगा सर आपका मूल्य मापन की कठिनाई थी, दोहरे संयोग का अभाव की कठिनाई थी, वस्तु विभाजन की कठिनाई थी, शक्ति संचय की कठिनाई थी, ठीक है, तो ये सब जो कठिनाइयां थी ये मुद्रा ने दूर किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाई थी उसको मुद्रा ने दूर किया। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आय के संतुलन स्तर पर, देखिए आय के संतुलन स्तर पर क्या होता है, पहले आप ये समझिए कि कोई भी आपका कुछ भी संतुलन में कब आता है, तो जब दोनों बराबर हो, ठीक है, यानी कि संतुलन में कब आएगा, जब आपका समग्र मांग है और जो आपका समग्र पूर्ति है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जो आपका सप्लाई दोनों जब बराबर हो जाता है तब कहते हैं कि आपका ये संतुलन की स्तर में है, ठीक है, यानी कि जब ये आर, ठीक है, सॉरी ये डी बराबर जब आपका
ये एस हो जाता है तब आपका आई में संतुलन होता है। ठीक है, तो देखिए एडी बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा सर एडी बराबर होता है सी प्लस आई। ठीक है, और ये एस मतलब क्या होता है, सी प्लस आपका एस होता है। ठीक है, ये एस बराबर, तो देखिए सी का मतलब यहाँ पे हुआ आपका उपभोग व्यय और आई का मतलब हुआ आपका निवेश व्यय। ठीक है, और उसी प्रकार से सी का मतलब होगा उपभोग व्यय और एस का मतलब हुआ आपका बचत हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी दोनों तरफ है, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। अगर काटना नहीं चाहते हैं तो ये सी को यहाँ पे प्लस में है, इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो सी में सी घटाएंगे तो आपका सी कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग काट लेते हैं, तो सी को यहाँ पे हम लोग काट दिए, तो आई बराबर क्या हो गया आपका एस हो गया। यानी कि आय में संतुलन कब देखने को मिलता है, जब आपका निवेश क्या हो जाए, निवेश आपका जब बचत के बराबर होता है तब आपका आय में संतुलन देखने को मिलता है। आय बराबर निवेश और एस बराबर आपका बचत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बचत और निवेश क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका हाँ पहला ही ऑप्शन है, बचत और निवेश बराबर होते हैं तो आय संतुलन के स्तर पर होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से विनिमय का सर्वमान्य माध्यम कौन सा है। यानी कि जो हम लोग विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं, उसका सर्वमान्य माध्यम क्या है, मुद्रा है भाई साहब। मुद्रा कहीं पैसा फेंक के तमाशा देखिए, मुद्रा पैसा आपके पास है तो कुछ भी आप खरीद सकते हैं, कुछ भी बेचा जा सकता है। ठीक है, तो सर्वमान्य माध्यम क्या है, मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आपका बहुत सारा फर्म होता है, जो आपका परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट होता है, उसमें बहुत सारा आपका मार्केट मतलब दुकान होता है और वहाँ पे सामान क्या होता है, एक दाम में मिलता है। यहाँ पे कीमत विभेद की प्राइस डिफरेंस नहीं पाया जाता है। और जो आपका एकाधिकारी बाजार है उसमें आपका कितना होता है, फर्मों की संख्या एक होता है, द्विअधिकारी में आपका दो होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कितना होता है, अत्यधिक यानी कि लार्ज नंबर में फर्मों की संख्या होती है, दुकानों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। पहले ये देखिए कि समग्र मांग के कौन कौन से घटक होते हैं, तो देखिए उपभोग व्यय, निवेश व्यय, निवल निर्यात, ये सब क्या है, समग्र मांग के घटक है। ठीक है, जो आपका वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यय है ये आपका समग्र मांग का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विदेशी विनिमय दर क्या है। तो देखिए विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है कि एक देश की मुद्रा की एक इकाई का दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाई मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपका विदेशी विनिमय दर कहते हैं। यानी कि जिस रेट पर आपका एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा पर जिस रेट पर आपका लेन देन होता है, एक तरह से कह सकते हैं उसी को आपका क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं कि भारत का जो आपका 1 रुपया है ये आपका नेपाल के 1.6 रुपया के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो मुद्रा का लेन देन हो रहा है ना भैया सब, मतलब देशी मुद्रा का विदेशी मुद्रा की जो कीमत के बराबर है लेन देन हो रहा है, उसी को आपका कह सकते हैं, आपका कहा जाता है विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। अब इसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है ये आपका नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। अब इसे कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो नीचे प्ले लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, समझ के जाइए और आप एग्जाम दे करके आइएगा तो डायरेक्ट बोलिएगा कि सर यही वीडियो से इनडायरेक्ट वे में सिर्फ आपके समझाने से 10 से 15 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपने बताया ना उससे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।